हेलो एवरीवन। जहां हम लास्ट में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पे डिस्कस कर रहे थे और उसी में हम बात कर रहे थे मोल्स कैलकुलेशन की, या हम ये कह रहे हैं कि मोल्स को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, किस टर्म में, नंबर्स के टर्म में या फिर मास के टर्म में या फिर वॉल्यूम के टर्म में। हमने वहां तक कंप्लीटली डिस्कस कर लिया था। क्लियर है। आज हम जो बात करने वाले हैं वो तो हमने ये बात की थी, अगर कोई भी कंपाउंड गिवन है, हमें मान लो सपोज करो कोई भी कंपाउंड दे दिया और उसमें हमें बोल दिया कि भाई इस कंपाउंड का इतना वेट प्रेजेंट है और आइडेंटिफाई कीजिए इसके मोल्स कितने बनेंगे, वो तो हमने कैलकुलेट कर लिया था कंप्लीटली। ठीक है। आज हम जो बात करेंगे वो हमें कोई भी एक रिएक्शन गिवन होगी, मान लो कोई भी एक रिएक्शन दे दी और उस रिएक्शन में हमसे पूछ लिया कि आइडेंटिफाई कीजिए कि इसमें कितने मोल्स फॉर्मेशन हो रहे हैं, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे वो प्रोडक्ट हो, किसी के बारे में भी पूछा जा सकता है। बात क्लियर है। तो हमें ये चीज आइडेंटिफाई करनी किसमें, रिएक्शन के टर्म में। तो हम ऐसे में हम जो मोल्स कैलकुलेट करेंगे या मास कैलकुलेट करेंगे या क्वांटिटी जो भी कैलकुलेट करेंगे उनको हम बोलते हैं स्टोइचियोमेट्री। उनको हम क्या बोलते हैं, स्टोइचियोमेट्री। अगर यदि हमें कोई भी स्टोइचियोमेट्री किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं या स्टोइचियोमेट्री होते क्या है, हम सबसे पहले उसके बारे में बात करने वाले हैं। क्लियर है। सबसे पहले हमारे दिमाग में यही चीज आ रही है कि हम यहां पे बात कर रहे हैं कि रिएक्शन, ये रिएक्शन क्या चीज है, होती क्या है रिएक्शन, हमें नहीं पता है रिएक्शन क्या होती है। तो हम सबसे पहले इसे समझने की कोशिश करते हैं कि रिएक्शन होती क्या है। स्टोइचियोमेट्री अपने आप समझ में आ जाएगा अगर हमें ये चीज पता चल गई, या बेसिक हमें पता चल गया कि ये रिएक्शन है और इस रिएक्शन को हम इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं, तो हम बहुत आसानी से स्टोइचियोमेट्री को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। तो हमें जब ये बोला कि ये रिएक्शन होती क्या है तो हम उस चीज को समझने चलते हैं। मान लो सपोज करो आप किसी भी गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं। ठीक है। आपका कोई भी एक फ्रेंड सर्कल होगा जिसके साथ में आप बहुत अच्छे से बॉन्डिंग रखते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, आप बहुत अच्छे फ्रेंड सर्कल में रहते हो, आपकी फैमिली के साथ में भी आपके लिंकेज बहुत अच्छे हैं, आपके दोस्तों के साथ में भी लिंकेज बहुत अच्छे हैं, आप सारा दिन रात उन्हीं के साथ में खेलते हो। ठीक है। अब आप जैसे ही ग्रो अप करोगे, बड़े होगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बाहर जाना पड़ेगा। बाहर जाने का मतलब है आपको भाई स्टडी करने के लिए जाना पड़े या कोई भी जॉब करने के लिए जाना पड़े, कोई भी एनीथिंग, कोई भी। ठीक है। अब आपके यहां पे जो फ्रेंड्स है, अब इन फ्रेंड्स को छोड़ के अब आप जा रहे हो बाहर किसी भी दूसरी जगह पे, दूसरी दुनिया में जा रहे हो, मान लो सपोज करो एलियंस के पास जा रहे हो। तो अब आप क्या करोगे वहां पे ऐसा तो है नहीं आप इन फ्रेंड्स को भी साथ लेके जाओगे, आपको वहां पे जाने के बाद में अपने नए फ्रेंड्स जनरेट करने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे, अगर आपको वहां पे रहना है तो। बात क्लियर है। तो अगर यदि आप नए फ्रेंड्स बना लेते हो तो पहले तो होगा ऐसा कि आप 2 दिन 4 दिन 10 दिन तो ये कहोगे यार मेरा मन नहीं लग रहा है, फिर आप उसके बाद में फिर कहोगे यार अब क्या करें, कोई बात नहीं है भाई। आप पहले तो आप 1 महीना लगातार रोज फोन करते हो, फिर 2-2 दिन का गैप, फिर 10-10 दिन का गैप, इस तरीके से धीरे धीरे आप क्या करोगे, इन पुराने फ्रेंड्स को भूल जाओगे, आप नए फ्रेंड्स के साथ में घुल मिल जाओगे। यही होता है ना, यही होता है। सिमिलर तरीके से हम रिएक्शन की बात करते हैं, और रिएक्शन की बात क्या करते हैं कि अगर यदि कोई भी रिएक्शन हो रही है, कोई भी रिएक्शन होने लग रही है, ठीक है, उस रिएक्शन में होगा क्या कि जैसे मान लो सपोज करो मेरे पास में XX प्लस YY, कोई भी 2 कंपोनेंट है, मेरी कोई भी रिएक्शन होती है वो हमेशा कहां से कहा जाती है, उसमें रिएक्टेंट होता है। रिएक्टेंट का मतलब जो रिएक्ट कर रहे हैं, उनसे हमारे पास एक प्रोडक्ट की जनरेशन होती है, प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। XX आपस में मिले XY के साथ में, जब ये रिएक्शन करने आए तो रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास में अगर यदि ये XY जनरेट कर लेते हैं, मतलब हुआ कि अगर कोई भी पुराने बॉन्ड, जो पुराने बॉन्ड थे वो बॉन्ड क्या हुए, ब्रेक हुए, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है, और कौन कौन आपस में ये बॉन्ड जनरेट हो रहा है, हमारे पास एक नया बॉन्ड बन रहा है। इसका मतलब रिएक्शन होती क्या है, रिएक्शन ही होती है जब हम किसी पुराने बॉन्ड को तोड़ के कोई एक नया बॉन्ड जनरेट करते हैं या कोई अदर कंपाउंड बनता है, फॉर्मेशन होती है, दूसरे कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। ऑब्वियस सी बात है जब पुराने बॉन्ड टूटेंगे तो नया बॉन्ड अपने आप जनरेट होगा, और जब नया बॉन्ड जनरेट होता है उसी को हम बोल देते हैं कि भाई हमारी रिएक्शन हो गई है।
बात क्लियर है। तो हमारे पास में कोई भी एक रिएक्शन बनती है जब जब वो पुराने बॉन्ड को तोड़ के कोई नया बॉन्ड जनरेट करे, इसी को हम बोलते हैं रिएक्शन। क्लियर है, ये बात क्लियर है। अब अगर यदि हम बात करें, जैसे मान लो सपोज करो आपने एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल सुना होगा, आप पानी पीते हो, ठीक है, कैसे बनता है वो हमारे पास बनता है H2 प्लस O2। क्या हो रहा है, H2O जनरेट होने लग रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। अगर यदि हम इसी में बात करें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या था, हाइड्रोजन का बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ था, ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ था। अब देखो कुछ के दिमाग में ये आ रहा होगा यहाँ पे हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड दिखाया हमने, तो इस बात के लिए मत घबराइए कि हमारे पास में कौन कंपाउंड, कौन सा एलिमेंट कितने बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, वो हम आगे चल के केमिकल बॉन्डिंग में अच्छे से पढ़ेंगे। तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखाए, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड दिखाए, वो क्यों दिखाए, ठीक है, उसके बारे में हम आगे फर्दर डील करेंगे। अब H2 ऑक्सीजन के साथ में मिला तो हमारे पास बना ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये हमारे पास में फॉर्मेशन हो गई। क्या हुआ है, हाइड्रोजन का पुराना बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ था, ऑक्सीजन का पुराना बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ था, लेकिन जब कंपाउंड फॉर्मेशन हुई है तो यहां पे हुआ क्या है, एक नया बॉन्ड जनरेट हुआ है। और आ जाओ अमोनिया, अमोनिया की फॉर्मेशन देखिए, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्या बनाते हैं, अमोनिया की फॉर्मेशन करते हैं। अब हमारे पास हो क्या रहे, नाइट्रोजन ने नाइट्रोजन के साथ में बॉन्ड बना रखा था, हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बना रखा था, बना क्या रहे अब, वो बना रहे NH3, H और H, यही बन रहे। अब यहां पे देखो नाइट्रोजन का पुराना बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ, हाइड्रोजन का पुराना बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, और आगे चल के क्या बना, नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड बन गया। मतलब पुराने बॉन्ड को तोड़ के और नया बॉन्ड जनरेट होना, वही हमारी रिएक्शन कहलाती है। क्लियर हो गई बात। अब ये जो फॉर्मेशन हुई है, यहां से जो नया बॉन्ड बना है, इसमें हम एक पीछे चीज पढ़ते आए हैं। हमने अभी तक हमने क्या पढ़ा है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हमने पीछे लॉज पढ़े हैं। जो हम अगर पीछे की बात को रिवाइज करें तो हम ये बात कहते आए हैं कि अगर यदि मान लो सपोज करो हमने पीछे 5 लॉ पढ़े हैं, और 5 लॉ में हमने एक लॉ पढ़ा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसके बारे में हमने क्या पढ़ा, उसके बारे में हमने ये पढ़ा कि हमेशा चाहे कोई भी रिएक्शन हो, उस रिएक्शन में हमेशा मास कंजर्व्ड होता है। किसका मास, रिएक्टेंट का मास हमेशा प्रोडक्ट के मास के बराबर होता है। ये चीज हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात माने तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहते हैं कि भाई रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में मास बराबर होना चाहिए। अब बराबर जब होगा ना, जब नंबर ऑफ एटम्स बराबर होंगे। भाई नंबर ऑफ एटम्स अगर यदि बराबर ही नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं कि भाई हमारे पास में मास बराबर होगा। नंबर ऑफ एटम्स देखो, यहां पे अगर यदि हम देखते हैं तो यहां पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहां पे 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और यहां पे देखें तो 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट है और 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। बात क्लियर हो रही है। हमारे पास में तो ये डिफरेंट है। भाई इधर तो 2 हाइड्रोजन, इधर 2 ऑक्सीजन, लेकिन इधर 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन। चलो कोई बात नहीं भाई, क्या पता एक रिएक्शन में हो भी सकता है। दूसरी रिएक्शन में देखते हैं, यहां पे देखो 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन इधर देखें तो 1 नाइट्रोजन प्रेजेंट है और 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब ये तो दोनों चीजें डिफरेंट है, दोनों की दोनों चीजें डिफरेंट हो गई। तो हम क्या करें कि जहां पे नंबर ऑफ एटम्स बराबर हो जाए, क्योंकि जब तक नंबर ऑफ एटम्स ही डिफरेंट होंगे तो हम कैसे बता सकते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो भी बनेगा वो दोनों के दोनों सेम क्वांटिटी में बनेगा। भाई मान लो सपोज करो अगर यदि हमें 50 रुपए और 50 रुपए दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, भाई 100 रुपए अगर यदि हमारे पास में, और उसमें से हमने बोल दिया हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, बात क्लियर है, और 100 रुपए में अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते तो हिसाब तो ये बनता है 2 लोगों में कि 50-50 होना चाहिए। लेकिन अगर यदि मान लो सपोज करो कोई आधे पहले ही निकाल ले, उसमें से 100 रुपए में से 10 रुपए 20 रुपए पहले ही अपनी तरफ निकाल ले और कह दे कि अब इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करो, तो ऐसा थोड़ी होगा। इक्वल डिस्ट्रीब्यूट तो तभी होगा ना जब दोनों तरफ बराबर होंगे। भाई नंबर ऑफ एटम्स ही यहाँ पे डिफरेंट है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करेगा। बात क्लियर है। तो
तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को मानते हुए हम यहां पे क्या करते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स को बराबर बनाने की कोशिश करते हैं। नंबर ऑफ एटम्स को क्या करते हैं, बराबर बनाने की कोशिश करेंगे। और वो बराबर किस बेसिस पे करेंगे, बैलेंस करके। क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे। बैलेंस कैसे करेंगे कि भाई यहां पे तो 2 हाइड्रोजन है। अब मैं इसको एक बार साफ कर लेता हूं और उसके बाद में मैं दोबारा से इसको मेंशन करता हूं कि यहां पे हम जो मेंशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि 2 हाइड्रोजन है, H2 प्लस O2 गिव्स H2O, यही बन रहा है। मुझे इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। बैलेंस किसको कर रहे हैं हम, नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस कर रहे हैं। ध्यान देना है, कभी ये मत सोच लेना कि हम किसी और चीज को बैलेंस कर रहे हैं, कंपाउंड को बैलेंस नहीं, एटम्स को बैलेंस करना चाहते हैं। यहां पे एटम हाइड्रोजन के 2 हैं, यहां पे ऑक्सीजन के 2 हैं, लेकिन जब हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ गए तो प्रोडक्ट में 2 तो हाइड्रोजन है, ये तो बिल्कुल बराबर है, 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन मेरे पास में 2 है, लेकिन यहां पे ऑक्सीजन कितने, 1 है, 1 लिखा हुआ है तो 1 है। मुझे इसे बैलेंस करना है। तो मेरे पास में इसमें 2 रास्ते हैं, या तो मैं इस रिएक्शन को किसी टर्म से डिवाइड करूं या मैं किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई कर दूं। रिएक्शन कंप्लीट को नहीं, मैं इसमें किसी भी रिएक्टेंट को या प्रोडक्ट को मैं चाहे तो उससे डिवाइड करूं या मल्टीप्लाई करूं। मैंने देखा हाइड्रोजन 2 तो बिल्कुल सही है, ये तो बैलेंस है, हाइड्रोजन दोनों बैलेंस है। ऑक्सीजन यहां पे क्या है, यहां पे ऑक्सीजन के 2 एटम्स है, यहां पे ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो मैं या तो इस ऑक्सीजन को मैं 1 के बराबर बना दूं या मैं इस ऑक्सीजन एटम को 2 के बराबर बना दूं। मेरे पास में दोनों कंडीशन है, या तो मैं इसको 1 बना दूं या फिर इसको मैं 2 बना दूं। तो मेरे पास में बहुत आसानी से मैं कह दूंगा रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। अब वो कैसे होगी, जैसे मैंने मान लो फर्स्ट केस लेता हूं, जब मैंने हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स H2O, मैं इसको 1 बनाने की कोशिश कर रहा हूं। 1 बनाऊंगा क्योंकि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन बराबर है, 1 ऑक्सीजन है, तो मैं इसको 1 बना देता हूं। अगर मैं इसको 1 बनाता हूं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 2 तो पहले से है, मुझे 1 बनाना है, तो मैं इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। 1/2 से मल्टीप्लाई करते मेरे पास क्या होगा कि ये 1 एटम बन जाएगा। क्लियर है, तो 1 एटम बन गया तो रिएक्शन बैलेंस हो गई। कुछ के दिमाग में आ रहा होगा कि नहीं हम तो इसको 2 बनाएंगे, बिल्कुल बना सकते हो, बिल्कुल बना लो। H2 प्लस O2 गिव्स H2O, ठीक है। अब ऐसा मत कर देना कि भाई इसको नीचे 2 लिख दिया, ये लो इसको ट्वाइस कर दिया, नहीं, हम उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे। या तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे। अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मेरे पास 2 तो हाइड्रोजन, 2 दूनी 4, अब 4 हाइड्रोजन हो गए और 1 इंटू 2, तो मेरे पास 2 ऑक्सीजन फॉर्म हो गए। अब देखो 2 ऑक्सीजन के बराबर बन गया, लेकिन अब ध्यान देने वाली बात यह है, यहां पे जो हाइड्रोजन है वो तो 2 ही हाइड्रोजन एटम बचे और इधर 4 हाइड्रोजन हो गए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको हाइड्रोजन को भी 4 बनाना है। तो 4 कैसे बनेगा, 2 इंटू 2, तो मेरे पास में 2 हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई हो गया। तो फिर ये ध्यान देना है कि जो दूसरे मॉलिक्यूल डिस्टर्ब हुए हैं, दूसरे एटम मॉलिक्यूल में जो दूसरे एटम डिस्टर्ब हुए हैं उनको भी फिर बैलेंस करना पड़ेगा। बात क्लियर है। तो हमारे पास में यहां पे हो गया 2 हाइड्रोजन 2H2 प्लस O2 गिव्स H2O। जैसे मान लो सपोज करो मेरे पास में दूसरी रिएक्शन है, वो N2 प्लस थ्राइस ऑफ N2 प्लस H2 गिव्स NH3। ये मेरी रिएक्शन, मुझे इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। कैसे करूं, यहां पे नाइट्रोजन 2, इधर नाइट्रोजन 1, क्या होगा, या तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो इधर नाइट्रोजन 2, इधर नाइट्रोजन 2। अब इधर हाइड्रोजन कितने हो गए, इधर हाइड्रोजन हो गए 6 और इधर कितने 2 हैं, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं। दूसरा केस भी हो सकता है कि कुछ कहें कि नहीं भाई मैं तो यहां पे N2 प्लस थ्राइस N2 प्लस H2 गिव्स NH3। मुझे तो ये 1 नाइट्रोजन दिख रहा है और इधर भी मैं 1 ही बना दूं, तो बना सकते हो। 1 से बनाएंगे तो 1/2 कर दिया, 1 नाइट्रोजन हो गया।
इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 3 है। इधर नाइट्रोजन 1 है, एक नाइट्रोजन तो हो गया, लेकिन अब इधर हाइड्रोजन 3 है। मुझे क्या करना पड़ेगा? इधर हाइड्रोजन 2, इधर हाइड्रोजन 3। तो मैं ऐसा करूं कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास 6 हो गया, और उसको 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास में क्या बन गया? 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन बन गए। तो मेरे पास में रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब दोनों तरफ जो बैलेंस हुई है, बैलेंस कर ली। बैलेंस करने का मतलब मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या कर दिया है? फॉलो करने लग रहा हूं। मैं फॉलो कर रहा हूं क्योंकि जब मेरे पास में नंबर ऑफ एटम्स बराबर हो गए तो ऑब्वियस सी बात है वो अपने आप रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा ही करेगा। बात क्लियर है? अब जैसे ही मैंने ये चीज की, इस चीज को करते ही मेरे पास में जो भी कोई भी मॉलिक्यूल लिखा है, चाहे वो एटम लिखे हो चाहे मॉलिक्यूल है, उसके सामने एक नंबर मेंशन हो जाता है। इसके सामने 1 है, यहां पे मेरे पास क्या लिखा गया? 1/2 लिखा गया। यहां पे मेरे पास क्या लिखा गया? 3/2। यहां पे मेरे पास क्या लिखा गया? 1। अब ये जो नंबर लिखा जा रहा है इसको हम बोल देते हैं स्टोशियोमेट्री कोफिशिएंट। स्टोशियोमेट्री कोफिशिएंट। ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है ये टॉपिक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। क्योंकि आगे चल के जब आप रीड करोगे तो उसमें भी लिमिटिंग रिएजेंट वगैरह सब चीजें बहुत सारे तरीके से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा आपको आने वाले टॉपिक्स के लिए। क्लियर है? तो मेरे पास में ये जो पॉइंट बने हैं उनको बोल दिया हमने स्टोशियोमेट्री कोफिशिएंट्स। अब ये स्टोशियोमेट्री कोफिशिएंट बताते क्या है, एक्सप्लेन क्या करना चाहते हैं, उस चीज को हम समझते हैं। ये जो स्टोशियोमेट्री कोफिशिएंट्स है ये हमें ये बताना चाह रहे हैं, ये आए कहां से? ये आए हमारी रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद। ठीक है, अब ये चीज एक्सप्लेन क्या करना चाहते हैं, इनसे एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ी और बहुत ही बढ़िया तरीके की मिलने वाली है। वो क्या क्या? जैसे मान लो सपोज करो मेरी रिएक्शन लिखी हुई है, यही लिख दो, कोई सी भी लिख दो, N2 + thrice of H2 gives twice of NH3। ये रिएक्शन है। मुझे इस रिएक्शन को देखने के बाद में मुझे क्या क्या चीजें समझ में आई जो मैं इससे एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। सबसे पहली बात क्या है, अगर मैं यहां पे देखूं नाइट्रोजन के कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है? नाइट्रोजन का 1 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। यहां पे नाइट्रोजन के कितने मॉलिक्यूल है? 1 मॉलिक्यूल है। यहां पे हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल है? वो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन है, 3 है। अमोनिया के मॉलिक्यूल कितने हैं? अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल अमोनिया है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया 1 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का रिएक्ट कर रहा है 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के साथ में, और जनरेट क्या कर रहा है? फॉर्म क्या कर रहा है? 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्या? अमोनिया बना रहे हैं। मतलब मेरी रिएक्टेंट में यही तो हो रहा है, रिएक्टेंट जो रिएक्ट करेगा वही तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा। ऑब्वियस सी बात है, जब रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा तभी तो मेरे पास में प्रोडक्ट की जनरेशन होगी। तो रिएक्टेंट में मेरे पास 1 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का, 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के रिएक्ट करते हैं, 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के जनरेट करते हैं। अगर मान लो सपोज करो मैं यहां पे 2 मॉलिक्यूल, ध्यान से समझना इस बात को, अगर यदि ये एक रेशियो है, हमेशा कोई भी रिएक्शन चलती है वो एक फिक्स रेशियो में ही चलती है। अब वो चाहे नंबर ऑफ एटम्स कितने भी हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने भी बढ़ते चले जाए, हमें उससे कोई भी मतलब नहीं होता है। जैसे अगर मेरी कोई भी रिएक्शन होनी है, अगर मेरे पास में 1 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का रिएक्ट करेगा, 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के कंबाइन होंगे उसके साथ में, तो हमेशा 2 मॉलिक्यूल किसके फॉर्म होंगे? अमोनिया के फॉर्म होते हैं। ठीक है, अगर मैंने 2 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के रिएक्ट कर रहे हैं तो हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट करने चाहिए? कितने करने चाहिए भाई? 3 तो एक के साथ में रिएक्ट करते हैं, तो 2 मॉलिक्यूल के साथ कितने रिएक्ट करेंगे? तो ट्वाइस इंटू थ्राइस मॉलिक्यूल। ये बात तो क्लियर हो गई या नहीं हुई है भाई? जब 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ में? नाइट्रोजन के। 1 मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है तो 3 मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं। 1 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का 3 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है, और मैंने कहा 2 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के रिएक्ट कर रहे हैं, तो कितने मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के? वो होगा ट्वाइस इंटू 3। बात क्लियर है? कितने जनरेट होंगे या अमोनिया कितना बनेगा? वो होगा ट्वाइस इंटू ट्वाइस
क्योंकि हम तो यहां से 2 ले रहे हैं, 2 तो फॉर्मेशन होती है और इतने मॉलिक्यूल हमारे पास में जनरेट होंगे, किसके? अमोनिया के जनरेट होंगे। बात क्लियर हुई है? चलो कोई नहीं, ये बात नहीं आई होगी समझ में, एक और लेके देख लेते हैं। मान लो सपोज करो मेरे 3 मॉलिक्यूल, इसको डायरेक्टली लिखना है, 3 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के रिएक्ट कर रहे हैं। अगर 3 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के रिएक्ट कर रहे हैं तो हाइड्रोजन के कितने होंगे? दैट इज 9 मॉलिक्यूल। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि 9 क्यों है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के साथ 3 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, तो 2 मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हो रही है। 3 मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे तो 3 से 9 मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास में कितने जनरेट होंगे? वो 2 इंटू 3 दैट इज 6 मॉलिक्यूल अमोनिया के फॉर्म होंगे। बहुत ध्यान से समझना है, हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि रिएक्ट कर रहे हैं, वो कंप्लीट रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभी ये नहीं पता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो भी रही है या नहीं हो रही है, हम ये मान के चल रहे हैं कि इसमें रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। क्लियर है? ये बन गया। अब मान लो सपोज करो, क्योंकि हमारे पास में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो बहुत ज्यादा है, 0 to 2 10⁻23 मॉलिक्यूल, अगर इसके रिएक्ट करेंगे, इतने मॉलिक्यूल्स इसके रिएक्ट करेंगे तो कितने बनेंगे, कितने रिएक्ट करेंगे हाइड्रोजन के? इसके साथ में होंगे 3 × 6.022 10⁻23, इतने मॉलिक्यूल्स इसके होंगे, और इसके कितने होंगे? दैट इज ट्वाइस इंटू 6.022 10⁻23, इतने मॉलिक्यूल्स अमोनिया के जनरेट होंगे, अमोनिया के। क्लियर है? अब यहां पे हम एक बात पढ़ते हैं, 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 10⁻23 होते हैं। इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1 मोल इज इक्वल्स टू, 1 मोल नाइट्रोजन का कितने मोल्स के साथ रिएक्ट कर रहे हैं? तो 3 मोल के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं, 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। कितने मोल अमोनिया बन रहे हैं? दैट इज 2 मोल ऑफ अमोनिया फॉर्मेशन होने लग रही है। हम किसी भी रिएक्शन में जहां पे हम स्टोइचियोमेट्री पढ़ेंगे, उसमें हम हमेशा मोल्स की टर्म में ही कंसीडर करके चलेंगे कि मेरी कोई भी रिएक्शन हो रही है, वो रिएक्शन 1 मोल, मतलब जो स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट्स होते हैं, बहुत ध्यान से समझनी इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंटली, कि जो भी मेरी रिएक्शन होगी उस रिएक्शन में जो स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट्स होते हैं, क्या क्या इसमें 1 3 2, जो स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट्स होते हैं उनको हम मोल्स की टर्म में कंसीडर करते हैं। मोल्स की टर्म में मतलब 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ में? 3 मोल हाइड्रोजन्स के साथ में, और कितना अमोनिया फॉर्म हो रहा है? दैट इज 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। बात क्लियर है? अब कुछ के दिमाग में तो ये चल रहा होगा, नहीं मैं तो इस रिएक्शन को ऐसे बैलेंस नहीं करूंगा, मैं तो दूसरे तरीके से बैलेंस करूंगा। दूसरे तरीके से बैलेंस करके देख लो, तो हमारे पास में क्या आएगी ये रिएक्शन आ जाएगी N2 + H2 गिव्स NH3। हम यहां पे बैलेंस कर रहे हैं दूसरे तरीके से, तो ये हाफ हो गया, ये 3/2 हो गया, और ये 1 है ही। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे? इसका मतलब ये हो गया कि जब मेरा आधा मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का रिएक्ट कर रहा है, तो कितने मॉलिक्यूल के साथ में? 3/2 मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन के, और कितना फॉर्मेशन होगा? 1 मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। अगर यदि मैं इसको मोल्स के टर्म में लिखूंगा, तो हाफ मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्टेड विद 3/2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, और कितना मोल जनरेट हो रहा है? 1 मोल अमोनिया फॉर्मेशन होने लग रही है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है? अगर मेरे पास में कोई रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन में हम बैलेंस कर रहे हैं, तो उसके जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स बनेंगे, हम उसको किस टर्म में मेंशन करना स्टार्ट कर देते हैं? मोल्स की टर्म में, कि भाई मेरे इतने मोल्स से इतने मोल्स फॉर्म हो रहे हैं और इतने मोल्स रिएक्ट हो रहे हैं, मोल्स की टर्म में कंसीडर करना स्टार्ट कर देते हैं। बात क्लियर हो गई है? इतनी बात क्लियर हो गई है या नहीं? क्लियर है? अब देखो, कुछ के दिमाग में तो ये बन रहा होगा, जो कि बहुत बड़ी बात है, वो ये कि भाई मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, मैं तो सर उसको दूसरे तरीके से, आपने बैलेंस किया है वो दूसरे तरीके से बैलेंस कर रहे हो, मैं दूसरे तरीके से, मैं तो हाफ के टर्म में ले लूं, तो मेरे पास में क्या क्वेश्चन में जो आंसर आएगा वो गलत आएगा या सही आएगा? देखो,
अगर यदि हम जब मोल के बारे में हम पढ़ चुके हैं, मोल के बारे में पढ़ चुके हैं, तो अगर यदि मैंने रिएक्शन लिखी, देखो यहां पे मैं रिएक्शन लिख रहा हूं N2 प्लस H2 गिव्स NH3, ये लिख रहे हैं। दूसरी तरफ रिएक्शन लिख रहे हैं, अमोनिया की रिएक्शन लिख रहे हैं N2 प्लस H2 गिव्स NH3। ठीक है, इसको बैलेंस करते हैं, 1 दैट इज 3 दैट इज 2। इधर रिएक्शन लिखते हैं, इधर रिएक्शन लिखा तो मेरे पास में ये 1/2 हो गया, ये 1/2 हो गया, ये हमारे पास में कितना हो गया 3/2, ये कितना हो गया, ये 1 है ही। ठीक है, मैं इन दोनों में देखता हूं क्या मेरे नंबर ऑफ मोल्स, जब मेरे को एक बात पता है, मैं रिएक्शन को चाहे किसी भी तरीके से बैलेंस करूं, लेकिन ध्यान देना रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, कंप्लीट बैलेंस होनी चाहिए। अगर यदि ये रिएक्शन बैलेंस है तो मैं इसमें चाहे कोई भी नंबर ऑफ मोल लूं, मेरा क्वेश्चन का हमेशा आंसर सिमिलर आएगा, आंसर सेम आएगा। कैसे आएगा, देखो मैं यहां पे रेशियो लेता हूं, क्योंकि मुझे एक बात पता है, जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं उनको मैं हमेशा किस टर्म में लेता हूं, मोल्स के टर्म में लेता हूं। बिल्कुल बात सही है। इसके मोल्स डिवाइडेड बाय इसके मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, क्या रेशियो बना, इसका रेशियो बना 1/3, यही बना। इसका रेशियो क्या बना 1/3। हम इसमें आ जाते हैं, इसके मोल्स का रेशियो, इसके मोल्स का रेशियो क्या है, जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उनको हम मोल्स के टर्म में लेते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, यहां से कितना बना 1/2 डिवाइडेड बाय 3/2, डिवाइड को कैंसिल कर दिया तो 1/3 आ गया। पहली चीज देखो, यहां पे दोनों के मोल्स बराबर है, दोनों से सिमिलर मोल्स आ रहे हैं, चलो कोई नहीं है। अब क्या पता शायद यहां एक में ही आते हो, दूसरे में ना भी आते हो, चलो वो भी देख लेते हैं। यहां पे देखते हैं, यहां पे क्या है हमारे पास में, अगर यदि मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड करूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, इसको करके देख लेते हैं। अगर यदि ये दोनों बराबर आते हैं, इसके मोल्स को इसके मोल्स से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास क्या है, इसके मोल्स कितने हैं दैट इज 3, इसके मोल्स कितने 2, तो हमारे पास आ गया 3/2। दूसरी तरफ आते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, इसको करके देखते हैं। तो इसके मोल्स कितने दैट इज 3/2 डिवाइडेड बाय 1, तो ये कितना आ गया 3/2। अरे ये भी सही है, ये भी दोनों के बराबर है, रिएक्शन तो मैंने अलग अलग बैलेंस की है। चलो क्या पता तीसरे में एक्सेप्शन आ जाए, तीसरे को करके देख लेते हैं कि भाई इसके मोल्स को हम इसके मोल से डिवाइड करके देख लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, कितनी आई वैल्यू, ये आगे 2 डिवाइडेड बाय क्या है 1, तो दैट इज 2, ये आ रही है। इधर करके देखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, तो ये वैल्यू क्या आ गई, इधर कितने, इधर 1 डिवाइडेड बाय इधर कितने 1/2, और ये 2 ऊपर जाएगा तो दैट इज इक्वल्स टू 2। मतलब क्या है, आप रिएक्शन को चाहे किसी भी टर्म में बैलेंस करो, बैलेंस होनी चाहिए, ध्यान देने, बैलेंस होनी चाहिए सही तरीके से। अब वो चाहे आप कैसे भी बैलेंस करो, वो चाहे आप उसको फ्रैक्शन में करो, चाहे उसको आप कंप्लीट नंबर में करो, अगर यदि वो कंप्लीटली बैलेंस है तो इसका मतलब वो आपके मोल्स को हमेशा कैलकुलेट करेगा, वो हमेशा सही ही होगा, मतलब उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं है। क्लियर है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहां से हमारे पास में बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ में आई कि हम स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स से, जो भी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होंगे उसको हम मोल की टर्म में कंसीडर करके चलेंगे, मोल्स की टर्म में। अब जब हम मोल्स की टर्म में कंसीडर कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम यहां से क्वेश्चन भी बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो किस तरीके से स्टोइचियोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं उस चीज को हम समझ लेते हैं। क्या क्या करना है, सबसे पहला काम यह है, फर्स्ट थिंग मैं आपको यहां पे रूल्स मेंशन करवा रहा हूं कि क्या क्या चीजें आपको करनी है, क्या क्या चीजें देखनी है। जो भी स्टोइचियोमेट्री का क्वेश्चन आएगा हर क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व करोगे। क्लियर है, देखो सबसे पहला काम आपका ये होगा, कोई भी रिएक्शन दे रखी हो, आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में से आपको रिएक्शन को पकड़ना है
कि रिएक्शन में रिएक्टेंट में कौन है और प्रोडक्ट में कौन है, आपकी रिएक्शन होगी क्या। सबसे पहला काम आपका ये होगा, आपको रिएक्शन पहचाननी है, रिएक्शन पहचाननी है। क्लियर है। जैसे आप रिएक्शन को पहचान जाओगे कि भाई मेरी रिएक्शन ये है, उस रिएक्शन को मेंशन कर दो कि भाई ये रिएक्शन बन रही है, ये मेरा रिएक्टेंट है, ये मेरा प्रोडक्ट है, और उसमें आप रिएक्शन को मेंशन कर दो। क्लियर। जैसे ही आप रिएक्शन को मेंशन करोगे, दूसरा स्टेप आपका क्या होगा, रिएक्शन को बैलेंस कीजिए, रिएक्शन बैलेंसिंग। बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को नोट डाउन कर लेना कि हमारे पास में क्या क्या स्टेप्स यूज़ करने, किस तरीके से हम उसको मेंशन करेंगे। रिएक्शन बैलेंस कीजिए। जैसे आप रिएक्शन को बैलेंस करोगे, बैलेंस करने के बाद में तीसरा काम आपका ये होगा, जो भी स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, उन सभी को आप किस टर्म में कंसीडर करके चलो, मोल्स की टर्म में कंसीडर करके चलो। जैसे आप मोल्स के टर्म में कंसीडर करके चलोगे, आपको बहुत आसानी से वहाँ पे वो क्वेश्चन के स्टेटमेंट में जो भी दे रखा है, आप बहुत आसानी से उसको कंसीडर करके चलोगे, तो वहाँ पे आप वैल्यू, जो भी वैल्यू कैलकुलेट करवा रहे हैं वो आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे, जैसे मान लो सपोज करो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जब हम बात करेंगे तो इसके स्टोशियोमेट्री के क्वेश्चन को कैसे अप्लाई करने हैं, उसके डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो सपोज करो मेरे पास में एक क्वेश्चन है जिसमें बोल दिया नाइट्रोजन वो 28 ग्राम प्रेजेंट है, 28 ग्राम प्रेजेंट है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछ लिया कि नाइट्रोजन इतने ग्राम प्रेजेंट है। अब जो रिएक्शन होने लग रही है वो हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट कर रहा है और अमोनिया जनरेट करने लग रहा है, अमोनिया फॉर्म कर रहे हैं। तो मेरी रिएक्शन क्या बनी, नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है वो हाइड्रोजन के साथ में और बनाने लग रहा है NH3, ये बनने लग रहा है। क्लियर है। अब जब ये बन रहा है, ये कितने ग्राम है, ये ग्राम है 28 ग्राम रिएक्शन है। सबसे पहला काम मेरा क्या है, रिएक्शन मेंशन करनी है। रिएक्शन मेंशन कर दी मैंने लिख दिया यहाँ पे N2 + H2 गिव्स NH3, हो गया। सेकेंड काम मेरा क्या है, रिएक्शन को बैलेंस करना है। अब वो आप चाहे किसी भी टर्म में बैलेंस करो, हमने इसको बैलेंस किया, इसको बैलेंस किस टर्म में किया, ये लो, इसको 1 लिख दिया, इसको 3 लिख दिया, इसको ट्वाइस लिख दिया, हो गए बैलेंस, बैलेंस हो गई। अब मेरे को ये बोला है नाइट्रोजन के कितने ग्राम प्रेजेंट है, तो वह 28 ग्राम प्रेजेंट है, 28 ग्राम। तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा, आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमेशा कोई भी क्वेश्चन हो, आपको क्वांटिटी दे दी तो आप उसके क्या कंसीडर करोगे, मोल्स कैलकुलेट करो, मोल्स। जैसे आप उसके मोल्स कैलकुलेट करोगे तो क्या होता है, मास दे रखा है, मोलर मास कितना है उससे डिवाइड कर दो, गिवन मास दैट इज 28, मोलर मास दैट इज 28, कैंसिल हो गया, 1 मोल आ गया, 1 मोल आ गया। जैसे मान लो सपोज करो, आपको थोड़ा सा और हल्का सा चेंज करके दिखा देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मान लो यहाँ पे 14 ग्राम दे दिया, थोड़ा सा इसको और चेंज कर लेते हैं, 14 ग्राम दे रखा है। ठीक है, ताकि उससे आपको क्या होगा, थोड़ा सा इसका जजमेंट आ जाएगा कि आपको किस किस टाइप से क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है, यहां पे आपसे ये पूछा है, कोई भी रिएक्शन दे दी, वो इसके साथ में रिएक्शन कर रहे हैं और पूछ लिया हाइड्रोजन कितनी अमाउंट बनेगी, हाइड्रोजन की वेट बताइए, अमोनिया कितनी क्वांटिटी बनेगी, ये पूछा आपसे। क्लियर। जब हमने 14 ग्राम लिया तो ये 14 ग्राम डिवाइडेड बाय 28, तो इसके मोल्स आ गए 0.5 मोल्स। इतने मोल्स मेरे किसके प्रेजेंट है, वो है नाइट्रोजन के प्रेजेंट हैं। नाइट्रोजन के प्रेजेंट है कितने मोल्स, 0.5 मोल्स प्रेजेंट है। चलो अब हम बात करते हैं इसके स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन कितना इसके साथ में रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन के ग्राम कितने, कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला काम ये है, हम मोल्स के थ्रू होते हुए गुजरेंगे, मोल्स निकालेंगे, मोल्स निकाल लिए, 0.5 ग्राम किसके आ गए, नाइट्रोजन के आ गए। क्लियर। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन के स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट की। नाइट्रोजन का 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है कितने मोल्स के साथ में, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। भाई हमने यही तो पढ़ा है,
1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है 3 मोल हाइड्रोजन के साथ में, तो बिल्कुल रिएक्ट कर रहे 1 मोल कर रहे हैं। तो अगर यदि मेरे पास में यहां पे कितने मोल्स हैं 0.5 मोल्स, 0.5 मोल्स जब रिएक्ट करेंगे नाइट्रोजन के तो कितने मोल्स बनेंगे, तो वो आ जाएगा 3 इंटू 0.5 मोल्स ऑफ H2, 3 इंटू 0.5 मोल्स ऑफ H2 दैट इज इक्वल्स टू 1.5 मोल ऑफ हाइड्रोजन। इतने मोल्स हाइड्रोजन के रिएक्ट करेंगे। अब मेरे पास में हाइड्रोजन के मोल्स आ गए। हाइड्रोजन के मोल्स कितने हैं 1.5। हाइड्रोजन का अगर यदि, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, इसकी तो क्वांटिटी निकालनी है ना, हाइड्रोजन की क्वांटिटी कितनी है, और क्वांटिटी क्या होता है मास, हम मास निकालना चाहते हैं। मोल्स आ गए, मास क्या होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना होता है 1, कितने हाइड्रोजन है 2, तो हमारे पास में क्या हो गया 1.5 H2 के लिए निकाल रहे हो, खाली हाइड्रोजन के लिए नहीं निकाल रहे। तो हमारे पास में गिवन मास कितने है दैट इज इक्वल्स टू कितना, मास निकालना है 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो मास कितना आ जाएगा दैट इज 3। ये आ गया हमारे पास में इसकी क्वांटिटी आ गई, वो 3 ग्राम आ गई है, 3 ग्राम इसकी क्वांटिटी आ गई, 3 ग्राम क्वांटिटी। अब मेरे पास में यहां पे पूछे, चलो ठीक है ये आ गया। अब हम फिर वही काम करते हैं, जब 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं तो मेरे पास में कितने मोल अमोनिया बन रहे हैं, तो वो बन रहे 2 मोल अमोनिया बन रहे हैं। अगर मेरे पास में 0.5 मोल रिएक्ट करेगा तो कितना बनेगा 2 इंटू 0.5, तो यहां से टोटल मोल्स कितने आ गए, टोटल मोल्स आ गए हैं 1 मोल ऑफ किसका, अमोनिया का आ गया, 1 मोल अमोनिया आ गया। 1 मोल अमोनिया, तो हमारे पास में अमोनिया की क्वांटिटी निकालनी है, कितनी क्वांटिटी बनेगी अमोनिया की, तो वो क्या होगा 1 मोल ऑफ अमोनिया इज इक्वल्स टू कितना, दैट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास। अमोनिया का मोलर मास, नाइट्रोजन का 14, कितने हैं 3 हाइड्रोजन तो 3, तो हमारे पास में 17, तो यहां से कितना हो गया 1 इज इक्वल्स टू मास अपॉन 17, तो ये हमारे पास हो गया 17 ग्राम ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया हो गया 17 ग्राम प्रेजेंट किसमें, सॉल्यूशन में। जो हमारे पास में प्रोडक्ट बनेगा वो 17 ग्राम तो अमोनिया बनेगा, 3 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा और 14 ग्राम कौन होगा, नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा। बात क्लियर हो गई या नहीं, एकदम क्लियर है। यहां तक तो हम सिर्फ इसके बेसिक की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये बात करेंगे कि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के या स्टोइचियोमेट्री के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, जहां पे हम स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को मोल अज्यूम करके चल रहे हैं। अगली वीडियो में हम इसी के बेसिस पे बात करेंगे। क्लियर है, तो यहां तक आई होप आप लोगों को बिल्कुल समझ आ गया होगा स्टोइचियोमेट्री होती क्या है, किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, उसके बारे में हमने कंप्लीटली बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल बारीकी से हमने डिस्कस किया है। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।